हेलो एवरीवन, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं घनश्याम आप सबों के बीच आज का सेशन लेके आए हुए हैं, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मनोवैज्ञानिक के बारे में। इनका जो सिद्धांत है वो दिए हैं उनके बारे में। तो आज का जो क्लास है वो होने वाला है जेरोम ब्रूनर के बारे में। तो जेरोम ब्रूनर ने क्या सिद्धांत दिया था उसके बारे में आज का क्लास को हम लोग करने वाले हैं। तो ये हम लोग का सीरीज है जिसमें हम लोग मिशन शिक्षा जो ये चैनल है इसके माध्यम से आपको बहुत सारे ऐसे बहुमूल्य ज्ञान का आपके पास पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे आप अपनी शिक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं कि जेरोम ब्रूनर ने जो अपना मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया था वो क्या कहता है, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं। ठीक ना। तो सबसे पहले उनके बारे में कुछ जान लेते हैं, जेरोम ब्रूनर के बारे में। तो जेरोम ब्रूनर जो है इनका आ, अमेरिका के वो निवासी थे। वो एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का बारे में प्रतिपादित किया है, विचार दिया है। तो ये सबसे पहले जो जीन पियाजे थे तो उनके जो संज्ञानात्मक विकास थे उनका पहले अध्ययन किया, उनके साथ काम किया। इसके बाद उनसे हट के ये अपना एक सिद्धांत दिया जिसको आज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक ना। तो चलिए आज इसी को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो दिया हुआ उसको पहले हम लोग समझते हैं। तो जेरोम ब्रूनर अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को अध्ययन करने के बाद किया। जी हाँ, तो इन्होंने सबसे पहले जीन पियाजे के साथ उन्होंने भी संज्ञानात्मक विकास का ही सिद्धांत दिया था। तो आगे अभी और भी डिटेल्स उनके बारे में जानने वाले हैं, और इनके जो जेरोम ब्रूनर है इनके बारे में भी अच्छे से जानने वाले हैं। ठीक ना। तो चलिए आगे देखते हैं कि इनके जो विकास के सिद्धांत है इनको और भी क्या क्या नाम से जानते हैं। ठीक ना। तो ब्रूनर जो जेरोम ब्रूनर है उनके सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है। जो बहुत सारे जो टीचिंग एग्जाम होते हैं उनमें इनके बारे में पूछा जाता है। तो उनको संरचनात्मक सिद्धांत का नाम से जाना जाता है, निर्मितवाद का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, और अन्वेषण का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, और आखिरी है ब्रूनर के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो ये इनका जो सिद्धांत है ये 3 स्टेज पे दिए थे, जबकि पियाजे ने 4 स्टेज पे दिए थे। तो इनका सिद्धांत के बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि ये पियाजे का ही सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्हीं का सिद्धांत को विस्तार से अध्ययन करने के बाद, उनके साथ काम करने के बाद उन्होंने खुद का एक अपना सिद्धांत दिया। तो सबसे पहले हम लोग जीन पियाजे का सिद्धांत के बारे में जानते हैं कि उनका सिद्धांत क्या कितने स्टेजों में डिवाइड था और क्या क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले है संवेदीगात्मक सिद्धांत, जो कि इन्होंने दिया है, तो जीन पियाजे ने दिया था इसको। तो उनका जो 4 सिद्धांत था, तो यह संवेदीगात्मक विकास में उन्होंने कैटेगरी किया था अवस्था में। तो वो 0 से 2 साल के बच्चों के लिए इसको निर्धारित किया था। ठीक ना। इसके बाद अगला देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक विकास। पूर्व संक्रियात्मक विकास जिसका एज लिमिट उन्होंने रखा था 2 से 7 वर्ष। ये सब पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जो कि जितने भी टीचर के एग्जाम होते हैं, केवीएस के एग्जाम हो गया या सीटेट हो गया या जेटेट हो गया, या फिर बहुत सारे अलग अलग स्टेट का जो टेट एग्जाम होता है टीचिंग से रिलेटेड, और उनके बारे में बहुत सारे ये सब क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं तीसरा तीसरा क्या कहा है। तो मूर्त संक्रियात्मक सिद्धांत, मूर्त संक्रियात्मक दिया था। तो उसका उम्र सीमा कितने होता है, तो उसका उम्र सीमा होता है 7 से 11 वर्ष। ठीक है, इसके बाद चौथा जो जीन पियाजे का जो अवस्था था उसमें उन्होंने क्या दिया था, तो उसमें अमूर्त संक्रियात्मक सिद्धांत दिया था। उनको कैटेगराइज किया था, उसको हम लोग औपचारिक संक्रियात्मक के रूप में भी जानते हैं। तो इसका जो उम्र सीमा होता है वो कितना होता है, तो ये 11 साल से प्लस के बच्चों के लिए ये काम आता है। ठीक ना। तो चलिए इससे आगे आप जानते हैं कि जो ब्रूनर का जो सिद्धांत है
उसका क्या क्या विशेषताएं हैं। तो हम लोग का आज का जो मेन टॉपिक है वो है ब्रूनर का सिद्धांत। तो ब्रूनर का सिद्धांत की 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अवस्था है इनएक्टिव इनएक्टिव अवस्था, इसके बाद दूसरा है आइकॉनिक अवस्था, इसके बाद तीसरा है सिंबॉलिक अवस्था। तो चलिए एक एक करके तीनों के बारे में डिटेल से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ वर्ड में ही दिखा हुआ है इनएक्टिव इनएक्टिव अवस्था, यानी उसमें ज़्यादा बच्चा अपने आप को एक्टिव अलग अलग चीज़ों में नहीं रहेगा, तो उसका जो उम्र सीमा है उसको पहले हम लोग जानते हैं। तो इनएक्टिव जो स्टेज है इसकी उम्र सीमा है 0 से 2 साल। कितने हैं? 0 से 2 साल। इसमें क्रिया निर्माण विधि इसको हम लोग कहते हैं, या तो फिर निर्माण विधि हम लोग इसको कहते हैं। तो इसको आखिर ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंट जान लीजिएगा कि ब्रूनर का सिद्धांत कितने अवस्था में है, तो 3 अवस्था में है। जबकि जीन पियाजे का सिद्धांत कितने अवस्था में है, तो 4 अवस्था में। जबकि दोनों का मतलब किस पे आधारित है ये सिद्धांत, दोनों का सिद्धांत, तो ये संरचनावाद सिद्धांत पे आधारित है, ठीक है। दोनों का सिद्धांत सेम पे आधारित है, बट इन दोनों का तर्क वितर्क करने का जो नज़रिया है वो अलग अलग है। एक ने 4 अवस्था दिया, एक ने 3 अवस्था दिया। तो चलिए फर्स्ट में जानते हैं ये होता क्या है। तो इन एक्टिव अवस्था में इसमें बच्चा शारीरिक क्रियाएं करती हैं। इनएक्टिव तो इसमें शारीरिक क्रियाएं करते हैं, जैसे चलना हो गया। जैसे बच्चे 1 साल के आसपास में चलना शुरू करते हैं, तो जो जन्म से लेके 2 साल की जो इनका उम्र सीमा है उनमें क्या क्या कर सकता है बच्चा, तो उसमें चल सकता है, चिल्ला सकता है, हाथ पर हिला सकता है, जैसे काम को करता है। तो उसको हम लोग इनएक्टिव अवस्था में हम लोग उसको रखते हैं, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन, अगला स्टेज है आइकॉनिक स्टेज। इसको हम लोग उम्र सीमा इसका हम लोग 2 से 7 साल के मानते हैं, ठीक ना, जिन्होंने दिया था। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बुक में इसको ऊपर नीचे भी आपको देखने को मिल सकता है। किसी में 3 से 8 साल मिल सकता है, किसी में 3 से 7 साल मिल सकता है। तो उतना इसमें एवरेज पकड़ कर रखिएगा लगभग में, तो उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं प्रतिबिंबात्मक या छायात्मक आयु। प्रतिबिंबात्मक का कहने का मतलब क्या है कि चित्रों के माध्यम से देखना, प्रतिबिंब बना हुआ रहना। तो प्रतिबिंब बना हुआ, तो इसमें के बालक को देखेगा और उसको चित्र के माध्यम से उसको अध्ययन करेगा। जैसे कि छोटा बच्चा जो होता है उसे कबूतर हो गया, खरगोश हो गया, कुत्ता हो गया, हाथी हो गया, ये सबको देख देख के सीखता है बच्चा। तो उसी को बोलते हैं आइकॉनिक स्टेज। तो इसमें डिटेल हम लोग जानते हैं। तो आइकॉनिक स्टेज में इसमें बालक चित्रों के माध्यम से सीखता है। बहुत सारा अलग अलग प्रकार के किताबें दिए जाते हैं बच्चों को, जिसको देख देख के सीखता है कि हाथी है, ये घोड़ा है, ये सांप है। तो अलग अलग चीज़ों के बारे में वो जानता है। और एक चीज़ इसमें एक होता है कि, और इसमें किसी चीज़ को चमकना हो गया, किसी का आवाज़ सुनना हो गया, किसी को गति करना हो गया। जैसे सांप रेंगता है, कहीं पे कोई बोल रहा है उसको सुनना, या फिर कहीं पे कोई आवाज़ कर रहा है उसको देखना, या फिर कोई सूरज चमक रहा है उसको, इस सब के बारे में बच्चे अच्छी तरीके से इसमें समझने लगते हैं, ठीक ना। तो चलिए अगला स्टेज है सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक स्टेज का उम्र सीमा कितनी होती है? 7 से 15 साल के बीच में होती है। कितनी होती है? 7 से 15 साल के बीच में होती है। तो ये जो स्टेज है इसमें संकेत दिए रहते हैं, चिन्ह दिए रहते हैं। जो इसमें संकेत हो गया, चिन्ह हो गया, पे आधारित होती है। तो संकेत चिन्ह का कहने का मतलब क्या है? जैसे कि हम लोग ABCD पढ़ते हैं तो सब क्या है? संकेत है, चिन्ह है। हम लोग जैसे कि गणित का कुछ पढ़ते हैं, जैसे वृत्त हो गया, वृत्त का वो क्या है? चिन्ह है, संकेत है, गोल सा। इसी तरह त्रिभुज हो गया। तो इस तरह अलग अलग प्रकार के संकेतों का अध्ययन करते हैं और जिसको समझना शुरू करते हैं, ठीक ना। इसमें कहा जाता है इसमें बच्चों का चिंतन शक्ति, मानसिक शक्ति का विकास होना शुरू हो जाता है। तो चलिए इसका आगे हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो इसमें बालक का चिंतन विकसित होता है। जो सिंबॉलिक स्टेज में है, जो ब्रूनर का जो सिंबॉलिक स्टेज दिया था, तीसरा स्टेज जो है लास्ट स्टेज, इसमें बालक का चिंतन विकसित होता है, अलग अलग विचार विकसित होता है इस अवस्था में। तो जैसे कि अब उम्र सीमा ही देख सकते हैं, 7 से 15 साल की उम्र सीमा है। तो बच्चा कहाँ पहुँच गया? किशोरावस्था में पहुँच गया। बाल्यावस्था से
किशोरावस्था में पहुंच गया। तो किशोरावस्था में जब है तो बालक के बीच में तो चिंतन शक्ति आएगी ही, अलग अलग विचार आएंगे, अलग अलग सोचने की शक्ति विकसित होगी। तो ये सब है 3 स्टेज था जो मेन था, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस किए। तो देख सकते हैं जो अभी ब्रूनर का जो सिद्धांत है उनकी कितनी अवस्थाएं हैं, तो उनकी 3 अवस्थाएं हैं। तो कौन कौन सा? इनएक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज और सिंबॉलिक स्टेज। तो सबसे पहला वही इसके बाद जो हम लोग जीन पियाजे का जो हम लोग सिद्धांत देखे थे उसमें कितने अवस्था थे? 4 अवस्थाएं थी, ठीक ना। तो चलिए इसका आगे देखते हैं। ब्रूनर ने एक अच्छा सा कोट दिया है सिद्धांत के बारे में, कहा था। तो ये थोड़ा सा पिंक कलर में लिखा हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे अभी मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, बालक नग्न बंदर की तरह है नहीं है, बालक नग्न बंदर की तरह नहीं है, बल्कि बालक संस्कृति युक्त होता है। यानी बालक जो है जो नंगा बंदर है उसके तरह नहीं होता है, बालक में संस्कृति होता है। बालक संस्कृति के साथ पैदा होता है, अलग अलग चीज़ों को जानता है और जानने की शक्ति के साथ पैदा होता है, उसी के बारे में इसमें कहा गया है, ठीक ना। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। आगे ब्रूनर ने 2 कॉन्सेप्ट दिए थे जो उसमें हम लोग जानते हैं। तो ब्रूनर ने कॉन्सेप्ट क्या दिया था? तो बच्चों के बारे में, तो सीखने के बारे में 2 कॉन्सेप्ट दिए थे। उसमें दिए थे डिस्कवरी लर्निंग के बारे में। तो डिस्कवरी लर्निंग पहला था, तो उसमें होता क्या है? तो डिस्कवरी लर्निंग में होता यह है कि बच्चे को खुद खोज विधि के माध्यम से खुद को खोजने देना चाहिए, कुछ को जानने देना चाहिए, कुछ चीज़ों को परखने देना चाहिए। हम लोग जैसे कि अभी के डेट में NAP 2020 में कहा गया है कि बच्चों को आपको होमवर्क और जो असाइनमेंट होता है वो आप नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को उसमें बर्डन होता है। तो इस कारण से अभी उसमें बच्चे को क्या दे सकते हैं? तो बच्चे को आप ये चीज़ दे सकते हैं कि आप अपने घर पे जाइए और अपने इच्छा अनुसार आपका दिमाग में जो भी कुछ चल रहा है उसको अपने तरीके से बना के लाइए और आप हमें दिखाइए। यानी स्कूल का जो जो भी टीचर होते हैं उनको आप दिखा सकते हैं, उनके बीच में प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी थॉट को। तो ये NAP 2020 का भी माध्यम है जो कि इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है उसको, जो कि होमवर्क और असाइनमेंट वगैरह को हटा हटा दिया जा रहा है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है दूसरा है स्पाइरल करिकुलम, ठीक ना। तो स्पाइरल करिकुलम का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि इस तरह का गोल गोल होता है, स्पाइरल मतलब घुमा हुआ। तो बच्चे जो सीख रहा है, तो बच्चे सीख रहा है तो अपने अनुभव के आधार पे, मतलब पहले क्या सीखा उसके बाद क्या सीखा, तो अनुभव के आधार पर सीखते 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 ही बच्चे उसको अर्जित ज्ञान के आधार पे, पुराना ज्ञान के आधार पे ही वो आगे बढ़ता है, ठीक ना। जिससे वो अपने जो आगे का जो ज्ञान है उसको अर्जित कर सकता है। तो इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए इसका डिटेल से देखते हैं। तो इसका डिटेल में क्या हम लोग जानेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चक्रीय पाठ्यचर्या। तो पाठ्यचर्या रेखिक नहीं होना चाहिए, यानी पाठ्यचर्या है इस तरह का रेखिक नहीं होना चाहिए, एक तरह का रेखिक नहीं होना चाहिए, तो इस तरह का रेखिक नहीं होना चाहिए। तो इसमें चक्रीय होना चाहिए ताकि उसमें करके सीखे, अलग अलग चीज़ को अनुभव करे। तो इसके बारे में हम लोग बताया गया है। तो वही है कि अनुभव के आधार पर ज्ञान अर्जित करना। तो अलग अलग क्रियाकलाप दिया जाता है, अलग अलग चीज़ों को अवलोकन करने के लिए दिया जाता है, ऑब्जर्व करने के लिए दिया जाता है। उसके आधार पे बच्चे सीखते हैं, करके सीखते हैं और खोज विधि के माध्यम से सीखते हैं। ये ब्रूनर का 2 कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। तो ये रहा कुछ आज का क्वेश्चन, सॉरी सिद्धांत, जो कि उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। और अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आया तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको कमेंट के माध्यम से आपको जो डाउट है उसको मैं क्लियर करने का कोशिश करूँगा। तो आज ये ब्रूनर का सिद्धांत को हम लोग देखें। आगे आने वाले दिनों में और भी सिद्धांत को हम लोग पूरा डिटेल से जानने और सीखने का कोशिश करेंगे। तो इस तरह से बने रहिए हमारे साथ। और आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं, और शिक्षक बनने के लिए आप लोगों को ये बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं। बेसिक ज़रूरत की चीज़ें बोले तो कि ये आपका जो अध्ययन सामग्री है इसकी आपको बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी आपको ज्ञान को बढ़ाने में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप आज का इस सेशन को एंजॉय किए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।